हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करेंगे यूनिट 3 तुगलक प्ले का, रिटन बाय गिरीश कर्नाड। तो ये तुगलक, इसमें स्ट्रक्चर, थीम्स एंड मोटिव्स के बारे में आज हम बात करेंगे। तो इसके स्ट्रक्चर की जब हम बात करते हैं तो इसमें एक सब प्लॉट सब टॉपिक है जिसका नाम है द सीक्वेंसिंग ऑफ द सीन्स। तो प्लॉट स्ट्रक्चर की जब हम बात करते हैं तो इसमें सीन्स के बारे में बताया जाएगा। जब हम थीम की बात करते हैं तो थीम दो होंगे, एक पावर है और इस पावर ही है इसका जो थीम है। और जब हम मोटिव या सिंबल्स की, मोटिव और सिंबल एक ही बात है, मोटिव और सिंबल की जब हम बात करेंगे तो एक चेस है, एक प्रेयर है, एक डिस्गायस है जो कि वेश बदलता है ना, डिस्गायस है, एंड रिजेम्बलेंस एज ड्रामेटिक डिवाइसेस है, और फोर्थ है इसका थिएट्रिकल इमेजेस। थिएट्रिकल इमेजेस में हम इसके सब स्ट्रक्चर है इसका परफॉर्मेंस। मीन्स इसमें तुगलक प्ले में हम तीन चीज़ों की बात करेंगे, एक स्ट्रक्चर, दूसरा थीम और तीसरा मोटिव। तो स्ट्रक्चर में हम किसकी बात करेंगे? सीक्वेंस की बात करेंगे। थीम क्या है इसका? पावर है। और मोटिव जो है, मोटिव या सिंबल है इसका चेस, प्रेयर, डिस्गायर्स, थिएट्रिकल images. Okay, now we'll start it with objective. In this unit we shall, मैंने ये MEG की जो 14 है इसकी बुक से ही पढ़ रही हूँ, और ताकि आप सबके लिए भी इजी हो जाएगा। जब मैं कुछ बोलूँगी और इसको आप बार बार सुनेंगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ, बुक में इसी सीक्वेंस में सब कुछ दिया हुआ है। So let us start now. Objectives. First of all, in this unit we shall discuss the plot structure of Tuglak, the sequencing of the scenes followed by a discussion of a focal theme, symbols, motives and the dramatic devices that make Tuglak a well structured play. After reading this unit you will be able to appreciate the play's everlasting appeal. तो प्लॉट स्ट्रक्चर की बात करते हैं। सबसे पहले, Tuglak has been described as a well-structured play. Rajendra Paul calls it a beautifully structured play. The scenes, he says, are so juxtaposed. Juxtaposed का मतलब होता है इतने compared scenes हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि जितने भी 13 के 13 सीन हैं इसमें तो सब एक ही तरह के हैं, ऐसा नहीं है। इसमें सब जो है अलग अलग सीन्स हैं। हाँ जी, तो इसमें हम जक्स्टापोज की बात कर रहे थे कि डिफरेंट सीन्स जो हैं, जितने भी सीन्स हैं वो कंपेयर्ड हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि एक सीन में अच्छाई की गई है, एक चीज़ में, एक सीन में पूरे के पूरे जो 13 सीन हैं उनमें अच्छाई ही की गई है या बुराई ही की गई है, ऐसा नहीं है। तो ये बोलते हैं कि द सीन्स, ही सेज, आर सो जक्स्टापोज दैट यू आर नॉट अलाउड टू बी आइदर कैरिड अवे बाय योर हेट्रेड towards Tuglak or for his Machiavellian machinations or by your sympathy or admiration for his idealism. मतलब उनकी जो है ऐसे सीन्स हैं कि ऐसा नहीं है कि आपको उनकी अच्छाई, हेट्रेड ही होगा तुगलक के लिए, है ना। और उसकी जो कनिंग चीज़ें जो तुगलक ने की थी उसके लिए हेट्रेड ही होगा, या आपको जो तुगलक का आइडलिज्म था, आइडलिज्म होता है विशफुल थिंकिंग जो होती है, अच्छा सोच, है ना, उसके लिए वो आप एडमायर ही करोगे या सिंपैथी रखोगे तुगलक के लिए, ऐसा नहीं है। मतलब सीन्स जो है मिले जुले हैं, कहीं पे हेट्रेड फील होती है, कहीं पे सिंपैथी फील होती है। ओके, द सीन प्लेसमेंट इज एंटायरली फंक्शनल एज Rajendra Paul has pointed out, ये critic हैं कोई ना, each scene is like a brick serving a particular role and helping in the total structure. The scenes are necessarily episodic, but they all converge on to producing a complex picture of the Sultan as it evolves during 5 years of his rule shown in the play. The key figure in the play is of course the Sultan, and the principal focus is on him and his policies. But it is also important for the audience to know what the common people and the nobility think about him. Now हम सब प्लॉट पर आ जाते हैं। ये सब प्लॉट नहीं, मतलब प्लॉट स्ट्रक्चर का जो
सब टॉपिक है, वो है सीक्वेंसिंग ऑफ सीन्स। अच्छा, इसमें हम डिस्कस करेंगे कि कैसे कैसे सीक्वेंस में सीन्स आए हैं। द स्ट्रक्चरिंग ऑफ द प्ले वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय पारसी थिएटर। इन दिस रिस्पेक्ट गिरीश कर्नाड्स ओन कमेंट्स आर illuminating. According to him, the Parsi model demanded a succession of shallow and deep scenes. Okay, जो पारसी थिएटर था ना, उसमें कुछ बहुत गहरे और बहुत शैलो मीन्स कुछ ऐसे हल्के सीन्स भी दिखाए जाते हैं, उसमें लाफ्टर वगैरह होता होगा, है ना, अभी हम पढ़ेंगे। द शैलो सीन्स गेव प्रोमिनेंस टू लोअर कैरेक्टर्स एंड वर कॉमिक एंड वर सपोज टू बी प्लेड इन द स्ट्रीट रिप्रेजेंटेड बाय द फोरग्राउंड ऑफ द स्टेज। ठीक है, जो आपका शैलो सीन्स हैं उनमें कॉमिक कैरेक्टर होंगे, थोड़ी कॉमेडी होगी और लोअर कैरेक्टर्स होंगे, है ना, जैसे राजा नहीं होंगे, प्रजा के बारे में ज़्यादा होगा और वो स्ट्रीट में होंगे। सॉरी। द डीप सीन सेट इन पैलेसेस एंड रॉयल पार्क्स फीचर्ड इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर्स। द स्पेशल डिवीज़न, ये जो स्पेस की डिवीज़न दी गई है ना, तो कर्नाड ये बोलते हैं द स्पेशल डिवीज़न वॉज आइडल टू शो द गल्फ बिटवीन द रूलर एंड द रूल्ड, between the mysterious inner chambers of power politics and the open public areas of those affected by it. But, as the writer points out, as he wrote the play, he found it difficult to maintain what he called the accepted balance between these two regions. Writing in an unprecedented situation where the mass population was exercising political franchise in however clumsy a fashion. For the first time in its history, I found the shallow scenes bulging with an energy hard to control. देखो कितना अच्छा इन्होंने लिखा है कि मतलब जो अपने शैलो सीन्स थे ना, जो कि कॉमेडी के सीन्स थे या प्रजा के सीन्स थे, वो बहुत ही ऐसे थे कि वो ज़्यादा कंट्रोल कर रहे थे इस ड्रामा को, है ना। द डीप सीन्स ही सेज बिकेम एम्प्टियर एज द प्ले प्रोग्रेस्ड, और जो डीप सीन्स थे वो खोखले होते जा रहे थे जैसे जैसे प्ले आगे बढ़ रहा था। एज द कॉमिक लीड अजीज, अब कॉमिक ही करेक्टर था अजीज, एक तरह से काफ़ी कुछ करता था वो। तो फिर से पढ़ती हूँ। एंड द कॉमिक लीड अजीज अपेयर्ड एज पार विद द प्रोटेगनिस्ट हिमसेल्फ, मतलब जो प्रोटेगनिस्ट थे कौन थे, कौन था, तुगलक, उसको भी वो कंपेयर, उसके साथ वो पूरा कंपेयर कर रहा था, मीन्स उस जैसे ही इम्पोर्टेंस उसकी थी अजीज़ की। दिस ही सेज वॉज ए रिजल्ट ऑफ द नाकी विच क्लाइमैक्स्ड तुगलक्स टाइम। तो मतलब वो बोलते, गिरीश कर्नाड बोलते हैं कि तुगलक के समय में इतनी ज़्यादा एनार्की बढ़ गई थी कि अजीज़ जैसे करेक्टर जो है उसको उस जैसा ही रोल अदा कर रहे थे सीन में, इतनी इम्पोर्टेंस हो गई थी अजीज़ की। ओके, एज अ हिस्टोरिकल प्ले इट्स कैनवस इज़ वाइड and there is a large variety of characters and places represented in it. Out of a total of 13 scenes, as many as 7 are set in the palace, 5 scenes are in the open. The conspiracy scene, which is the 13th scene, is necessarily set outside the palace. It takes place in the house in Delhi. Roughly, the scene in the palace alternate with the scenes in the open. The scenes in the open generally have common character, but this is not true for scene 3, which takes place outside the big mosque, but which shows the Sultan in conversation with Sheikh Imamuddin. On the other hand, scene 12 is set in the palace, but presents commoners Azam and Aziz talking to each other. It is only in the last scene that the two worlds, the world of the royalty and the world of common men, come together. The alternation of scenes provides variety and sustains readers' and audience interest and avoids long stretches of tension. The first 6 scenes deal chiefly with the Sheikh Imamuddin's open revolt against the Sultan, his management of both
Yanumulk and the Sheikh is the work of master strategies. The remaining scenes shows the gradual decline of the state into chaos. Scene 7 shows the privation of the hardships of the people on the way to Daulatabad and the way how parasites like Aziz and Azam plan to fatten themselves on the miseries of the people. Scene 8 is set at Daulatabad and shows Barani suggesting to Muhammad bin Tuglak to abdicate. Abdicate means quit and keep the company of the learned. But Muhammad finds himself excessively involved. Embroiled means involved in the affairs of the state to withdraw. Of the remaining 5 scenes, only one scene deals with Muhammad bin Tughlaq and his stepmother. This is also the most tense scene in the second half of the play. The remaining 4 are concerned with the trickster. कौन है? Aziz and Azam. Scene 9, Scene 11 and Scene 12. Okay. Aziz also figures very prominently in Scene 13. There is an alarming number of scenes to be given to Aziz and Azam, but as Girish Karnad himself points out, the ascendancy of Aziz, मतलब उसका ऊपर जाना, अजीज़ का बहुत छोटी जगह से ऊपर जाना, is an index of the decline of the state into chaos. अब ऐसा आदमी जो वेश बदल बदल के कभी चोरी करता था, कोई क्रिमिनल धोखेबाजी करता था, वो स्टेट के इस लेवल तक पहुंच गया, तो ये क्योस ही था एक तरह से. Barani is the last friend to leave Tughlaq, never to return, and his departure is significant. Equally significant is the fact that Muhammad bin Tughlaq has already acquired a new kind of lieutenant in the form of Aziz. अब अजीज़ मिल गया था मोहम्मद बिन तुगलक को. He is soon to be an officer of the state. One can imagine what the state of affairs is going to be when the people begin their long, weary march back to Delhi. ओके इसमें सीन्स तो आ गए, फिनिश हो गए, लेकिन अभी अगर मैं आपको बताऊं तो मैंने जो यूनिट 2 किया है ना, उसको अगर आप पूरा एक बार सुन लेंगे तो आप इस जो प्लॉट स्ट्रक्चर है इसका आंसर देने में आपको बहुत इजी हो जाएगा, क्योंकि अभी जो मैंने पढ़ा वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है ना. प्लॉट स्ट्रक्चर में आपको सीन्स के बारे में ही बताना होता है, तो आप मेरे 2-3 वीडियोस हैं उनको आप एक बार सुन लो तो आप इसका आंसर बहुत अच्छे से दे सकते हैं. ओके नेक्स्ट वीडियो में मैं थीम के बारे में बात करेंगे हम लोग, और अभी इतना ही ठीक है इसके वीडियो के लिए ना. थैंक यू सो मच. प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल.